So we were discussing about Banker's algorithm. Now we are going to have an example on the Banker's algorithm, that how it avoids the deadlock in your system. तो देखो जी, वेरी सिंपल सी चीज है. फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं जी 5 प्रोसेसेस P0 to P4. ठीक है जी, P0, P1, P2, P3, P4. ठीक है जी. 3 रिसोर्सेज ले रहे हैं हम A, B एंड C. ठीक है जी. और उसके अंदर इंस्टेंसेस ले रहे हैं हम. A रिसोर्स के 10 इंस्टेंसेस है, B रिसोर्स की 5 इंस्टेंसेस है एंड C रिसोर्स की 7 इंस्टेंसेस है टोटल सिस्टम के अंदर. ठीक है जी, एट टाइम T0. ठीक है जी. तो दिस इज अ टेबल which shows your allocation data structure, your max and your available data structure. ठीक है जी. तो क्वेश्चन आएगा बैंकर्स एल्गोरिथम पे, तो इस तरह के का कुछ दिया होगा, या अगर नहीं भी दिया होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, भाई एक्सप्लेन बैंकर्स एल्गोरिथम विद एग्जांपल. तो आपको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा. ठीक है. तो इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, एलोकेशन, मैक्स एंड अवेलेबल. ठीक है जी. इधर आपके प्रोसेसेस है P0, P1, P2, P3, P4. ठीक है जी. तो इसके अंदर दिखाया क्या है, आपके पास 3 रिसोर्सेज हैं A, B और C. ठीक है. इधर मैक्स वेरिएबल के अंदर A, B, C और अवेलेबल के अंदर भी A, B, C. ठीक है जी. क्योंकि हमें इन तीनों जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास, उन्हीं की इंस्टेंसेस हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे शो आउट कर रहे हैं. ठीक है. तो ये बता रहा जी, P0 जो प्रोसेस है उसके पास करंटली एलोकेटेड रिसोर्स A रिसोर्स है वो 0 एलोकेटेड है, B रिसोर्स का 1 इंस्टेंस एलोकेटेड है और C का 0 इंस्टेंस एलोकेटेड है. ठीक है. इधर जो मैक्सिमम जितने रिक्वायरमेंट है P0 प्रोसेस की, उसको A रिसोर्स के 7 इंस्टेंस चाहिए, B रिसोर्स के 5 चाहिए और C की 3 इंस्टेंस चाहिए. इसी तरह से P1 प्रोसेस की ये एलोकेटेड रिसोर्सेज है और ये उसको मैक्सिमम जो नीड है उसकी रिसोर्स उस प्रोसेस की. ठीक है जी. इस तरीके सारे प्रोसेसेस की दी हुई है. ये हमारे पास एक अवेलेबल है. ठीक है जी. अवेलेबल के अंदर क्या दिया हुआ है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं सिस्टम के अंदर एट द करंट मोमेंट. ठीक है जी. ये किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपके ये आपके एलोकेटेड रिसोर्स हैं, ये मैक्सिमम उस प्रोसेस को चाहिए वो हैं, और ये क्या आपके पास सिस्टम के अंदर टोटल जितने अवेलेबल, यानी कि अभी जितने फ्री जो रिसोर्सेज हैं सिस्टम के अंदर, वो यहाँ पे अवेलेबल के अंदर दिए हुए हैं. ठीक है जी. तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम एक नीड वेरिएबल जो हमने लिया था उसकी वैल्यू और निकाल लेंगे. ठीक है जी. तो नीड की वैल्यू क्या आएगी, सिंपल सी बात है, मैक्सिमम माइनस अलोकेशन, जो करंटली जितने अलोकेट कर रखे हैं और मैक्सिमम जितने चाहिए, दोनों का जो डिफरेंस है वो उसकी नीड हो जाएगी, तो और रिसोर्सेज चाहिए. ठीक है जी. तो ये आपके नीड जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज आ जाएंगी कि P0 जो प्रोसेस है उसको A की 7, B की 4 और C रिसोर्स की 3 इंस्टेंसेस और चाहिए. इसी तरीके से P1 को चाहिए, P2 को, P3 को और P4. ठीक है जी. तो इसने क्या किया है जी, सिस्टम ने एक सेफ स्टेट जनरेट की है, और उसका जो सीक्वेंस है, जो सेफ सीक्वेंस, वो क्या है आपका P1, P3, P4, P2 एंड P0. ठीक है जी. जो क्या करता है, जो सेफ्टी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, यानी कि अगर इस सीक्वेंस को यूज करके अगर हम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाते हैं सिस्टम के अंदर, तो वहां पे डेडलॉक अराइज नहीं होगा. ठीक है जी. देखो कैसे. अब हमारे पास अवेलेबल है 332. ठीक है जी. और हमारे पास नीड की P0 प्रोसेस की 743, विच इज ग्रेटर देन द अवेलेबल. तो जो ग्रेटर देन अवेलेबल होगी उसकी नीड को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, यानी कि वो वेट में चली जाएगी. तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस को चेक करेंगे. ठीक है. अब P1 प्रोसेस को चाहिए A रिसोर्स की 1 इंस्टेंस, B रिसोर्स की 2 एंड C रिसोर्स की 3 इंस्टेंस. हमारे पास अवेलेबल क्या है, 332. यानी कि यहाँ पे जो P1 प्रोसेस है 122, ये क्या है, इट इज लेस देन द अवेलेबल रिसोर्सेज 332. तो हम P1 प्रोसेस को क्या कर देंगे, रिसोर्सेज अलोकेट कर देंगे. कितने रिसोर्सेज अलोकेट करेंगे, जितनी उसकी नीड है. ठीक है जी.
यानी कि उसको ए रिसोर्स का 1 इंस्टेंस एंड बी और सी रिसोर्स की दो इंस्टेंस हम क्या कर देंगे, अलोकेट कर देंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास अवेलेबल में क्या रह जाएगा, अवेलेबल में ए रिसोर्स की 2 इंस्टेंस रह जाएंगी, बी रिसोर्स की 1 इंस्टेंस रह जाएगी और सी रिसोर्स की 0 इंस्टेंस रह जाएगी। तो जितने हमने अलोकेट कर दिए उतने अवेलेबल में से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे ना, तो वो 210 रिमेन रह जाएंगे आपके फॉर रेस्पेक्टिव रिसोर्सेज। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम स्टेप सीक्वेंस कर रहे हैं, फिर P3 प्रोसेस। अब हमारे पास अवेलेबल है 210। तो अब देखो P1 जो प्रोसेस थी उसके पास कितने रिसोर्सेज हो गए, ए रिसोर्स की इंस्टेंस 3 और 2 5 हो गई। ठीक है जी। बी रिसोर्स की इंस्टेंस 2 हो गई और सी की 2 हो गई। अब ये P1 प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगी सारे के सारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। ये जो रिसोर्सेज हैं इसके इसके पास ये जो 1 2 तो हमने लोकेट किए हैं, ये 3 2 2 ये रिसोर्सेज ये फ्री कर देगी जैसे ही कंप्लीट होगी, और वो किस में चले जाएंगे, आपके अवेलेबल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है। फिर अवेलेबल के अंदर रिसोर्सेज कितने हो जाएंगे, 210 हमारे पास बचे हुए थे, उसके अंदर 322 और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 532 हमारे पास अवेलेबल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद P2 प्रोसेस को 600 चाहिए, लेकिन हमारे पास ए रिसोर्स की 5 इंस्टेंसेस ही अवेलेबल हैं, तो इसलिए क्या होगा, ये वेट करेगी और नेक्स्ट प्रोसेस पे मूव कर जाएंगे। फिर P3 प्रोसेस आएगी, उसको 011 चाहिए, तो भाई इसको हम अलोकेट करवा देंगे क्योंकि इतने रिसोर्सेज हमारे पास हैं, इसलिए नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या आएगी, P3 प्रोसेस आएगी। ठीक है। फिर जो हमारे फिर इसके रिसोर्सेज हैं ये भी फ्री हो जाएंगे। ठीक है। जो P3 प्रोसेस है वो कितने रिसोर्सेज फ्री करेगी, हर एक रिसोर्स के दो इंस्टेंसेस जो मैक्सिमम उसके पास हो गए ना सारे अवेलेबल, तो वो इतने कितने फ्री कर देगी। ठीक है। तो ये अवेलेबल के अंदर ऐड हो जाएंगे। अब हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं कि हम P4 जो प्रोसेस है उसकी नीड को फुलफिल कर सके। ठीक है। तो उसको 4 3 एंड 1 रिसोर्स अलोकेट कर देंगे। ठीक है जी। तो P4 आपके सेफ सीक्वेंस में P4 एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है जी। फिर हम क्या पे जाएंगे, वापस एक साइकिल पूरा हो गया हमारा, उसके बाद दोबारा से लूप चलेगा और P0 से फिर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। वहां पे 743 रिक्वायरमेंट है P0 प्रोसेस की, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है तो इसलिए ये रिक्वेस्ट सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो हम किस पे जाएंगे, P1 फिर एग्जीक्यूट हो चुकी पहले ही, तो ये सिस्टम से बाहर जा चुकी है। फिर P2 प्रोसेस रहती है 600, तो इसके रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, तो इसको अलोकेट करवा देंगे। इसको सिर्फ एक ही रिसोर्स चाहिए, ए रिसोर्स, उसकी 6 इंस्टेंसेस चाहिए, तो वो हम इसको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद P3 कंप्लीट हो चुकी, P4 पहले ही कंप्लीट हो चुकी, सिर्फ P0 रहती है। अब सारे रिसोर्सेज हमारे पास फ्री हो चुके हैं, तो P0 की जो नीड है 743 वो भी फुलफिल हो जाएगी और उसको रिसोर्सेज एलोकेट करवा देंगे। ठीक है जी। तो इस स्टेप सीक्वेंस से क्या हो जाएगी, सारी प्रोसेसेस जो हैं एग्जीक्यूट हो जाएंगी सक्सेसफुली विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम ऑफ डेडलॉक। ठीक है जी। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपकी बैंकर्स एल्गोरिथम होगी टू अवॉइड द डेडलॉक इन योर सिस्टम। ठीक है जी। इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल लेके आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जनरली ये आ जाता है कि एक्सप्लेन इससे ऐसे एग्जांपल दे देंगे आपको। ठीक है। ये टेबल बना के उसमें बताएंगे आइडेंटिफाई द सेफ सीक्वेंस फॉर द पर्टिकुलर प्रोसेसेस इन योर सिस्टम। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको एक सेफ सीक्वेंस बताना पड़ेगा कि इस सीक्वेंस से आप एग्जीक्यूट करोगे प्रोसेसेस को, तो देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ डेडलॉक इन योर सिस्टम। क्लियर है जी। किसी को डाउट है तो बताओ अभी। सर रिपीट कर दोगे एग्जाम्पल? देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज है। ठीक है। हमें सिर्फ जो अवेलेबल जो रिसोर्सेज है ना उनको देखना है। ठीक है। और नीड को देखना है। ठीक है जी।
और दोनों को कंपेयर करना है। नीड सिर्फ वही फुलफिल होगी जो अवेलेबल से कम होगी, ठीक है जी। जो अवेलेबल से कम नहीं होगी तो उसको हम स्किप कर देंगे, वो वेट करती रहेगी प्रोसेस और नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर मूव कर देंगे। एक लूप चलती है इसके अंदर, यहाँ से फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसमें जिसकी भी नीड सबसे पहले अवेलेबल से कम होगी उसी को रिसोर्सेज मिल जाएंगे और वो एग्जीक्यूट होके कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद वो सारे रिसोर्सेज फ्री कर देगी, तो जितने भी रिसोर्सेज फ्री होंगे उस प्रोसेस से वो सारे अवेलेबल के अंदर ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद उससे आगे फिर लूप चलेगी। मान लो इसमें P1 कम P0 नहीं हुई क्योंकि इसकी नीड ज्यादा थी, इसको स्किप कर दिया हमने, वेट में डाल दिया, P1 के पास गए, इसकी नीड कम थी अवेलेबल से तो हमने इसको एग्जीक्यूट करा दिया, तो इसके सारे रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे अवेलेबल के अंदर। फिर हम P2 पे जाएंगे, अगर इसकी नीड कम है अवेलेबल से तो इसको दे देंगे रिसोर्सेज, नहीं तो इसको नहीं देंगे और नेक्स्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। फिर P3 पे जाएंगे, इसकी नीड कम है अवेलेबल से तो इसको रिसोर्सेज दे दिए, ठीक है जी। तो रिसोर्सेज इसको मिल गए तो ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी। जिसको रिसोर्सेज मिल जाएंगे जितनी नीड है उतने, तो वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगी और सिस्टम से बाहर चली जाएगी, ठीक है, और रिसोर्सेज को फ्री कर देगी। ये चीज ध्यान में देने की बात है। तो जो रिसोर्सेज फ्री होंगे उनको वापस अवेलेबल के अंदर ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो वापस अवेलेबल में ऐड होते चले जाएंगे। फिर P3 फुलफिल होगी, फिर P4 पे जाएंगे, ठीक है। फिर उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगी अगर नीड कम है उसकी अवेलेबल से, तो ठीक है। एक लूप जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दोबारा से रिपीट लूप चलेगा P0 प्रोसेस से, यानी कि फर्स्ट प्रोसेस से। फिर जो कंप्लीट हो गई वो तो बाहर चली जाएंगी, यानी कि P1, P3 एंड P4, ये तो सिस्टम से बाहर चली गई। अब हमारे पास दो ही प्रोसेस बची है, P0 एंड P2। तो फिर हम P0 को चेक करेंगे, फर्स्ट प्रोसेस, इसके अवेलेबल से ज्यादा है नीड तो इसको सेटिस्फाई हम नहीं कर पाएंगे तो इसको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। फिर हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे, यानी कि काउंटर को ही बढ़ा देंगे। फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे P2, इसकी नीड फुलफिल हो जाएगी, इसको रिसोर्सेज दे दिए, ठीक है। लास्ट में क्या हो गया, सारे रिसोर्सेज फ्री हो गए जितनी प्रोसेसेस थे इनके, सिर्फ एक P0 प्रोसेस रहती है तो वो रिसोर्सेज P0 प्रोसेस को दे देंगे, ठीक है जी। तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मान लो P0 प्रोसेस को 743 चाहिए एंड में और हमारे पास अवेलेबल इतने नहीं होते हैं एट द एंड, तो इसका मतलब क्या है कि P0 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगी कभी भी, क्योंकि उसको जितने रिसोर्सेज चाहिए हमारे सिस्टम के पास है ही नहीं उतने रिसोर्सेज, ठीक है। तो क्या होगा, वहां पे क्या होगी, कोई भी सेफ सीक्वेंस है वो सिस्टम के अंदर जनरेट नहीं होगा, यानी कि देयर इज ए कंडीशन ऑफ डेडलॉक इन द सिस्टम। क्लियर है जी? यस आप जी, यस सर। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। नीड को आप अवेलेबल से कंपेयर करो, नीड कम है तो रिसोर्स उसको अलोकेट करके उसको एग्जीक्यूट करवाओ और उसके रिसोर्सेज फ्री करवा के वह अवेलेबल में ऐड करा दो। यही सेम प्रोसेस चलती रहेगी हर एक प्रोसेस के लिए, ठीक है जी। अगर सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो जाते हैं सक्सेसफुली तो वहां पे एक आप इस तरीके का आपको एक सेफ सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा कि भाई इस सीक्वेंस के थ्रू सिस्टम आपका सेफ स्टेट में रहेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेफ सीक्वेंस, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपकी कोई भी प्रोसेस, एक भी प्रोसेस अगर रह जाती है सिस्टम के अंदर कि भाई किसी भी रीजन से उसको अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं जितने उसको चाहिए, तो क्या होगा, वो सिस्टम आपका डेडलॉक की कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है जी। ये इसके अंदर वही चीज दिखाई है कि रिक्वेस्ट इज लेस देन इक्वल टू अवेलेबल, ठीक है। तो रिक्वेस्ट क्या है 102 और अवेलेबल क्या है 332, ठीक है। ये P1 प्रोसेस के लिए दिखाया है तो ये ट्रू हो गया, तो इसलिए P1 एग्जीक्यूट हो गई। इस तरीके से सारी प्रोसेसेस आपकी कंप्लीट हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो आपका सेफ सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका डेडलॉक डिटेक्शन। तो डेडलॉक डिटेक्शन हम कब करते हैं जी, डेडलॉक डिटेक्शन तब होता है जब आपका सिस्टम डेडलॉक स्टेट के अंदर चला जाता है, एंटर हो जाता है, ठीक है जी।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिटेक्शन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं और रिकवरी स्कीम्स लगाते हैं। ठीक है जी। तो डिटेक्शन का तो आप हमें बताया, एक तो इफ देयर इज ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप, तो वहां पे हम क्या करेंगे, हम एक वेट फॉर ग्राफ आइडेंटिफाई करेंगे। जो आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ था उसी में से हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कहीं पे कोई साइकिल क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है जी। तो उसके लिए हम वेट फॉर ग्राफ डिजाइन करते हैं, वेट फॉर ग्राफ। ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, जितने भी नोड्स होते हैं आपके वो सारी प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है। तो उसके अंदर क्या बताया है, अगर कोई पीआई प्रोसेस है वो पीजे के ऊपर जा रही है, यानी कि इफ पीआई प्रोसेस है वो क्या कर रही है, वो वेट कर रही है पीजे प्रोसेस के लिए, तो क्या होगा, इट इन्वोक्स एन एल्गोरिथम, वो एक एल्गोरिथम इन्वोक करेगी। और वो एल्गोरिथम का क्या काम है जी, साइकिल को आइडेंटिफाई करना, कि कहीं पे कोई सिस्टम के अंदर साइकिल तो क्रिएट नहीं हो रही है। ठीक है। जो ग्राफ हम बनाएंगे, वेट फॉर ग्राफ, उसके अंदर अगर कोई साइकिल क्रिएट हो रही है तो किसका मतलब क्या है, वहाँ पे डेडलॉक है सिस्टम के अंदर। और अगर साइकिल क्रिएट नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है, डेडलॉक नहीं होगा सिस्टम के अंदर। ठीक है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है डेडलॉक की, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली पीरियडिकली हमें क्या करना पड़ता है, एल्गोरिथम को इन्वोक करना पड़ता है। पीरियडिकली इसलिए कि भाई मान लो, जरूरी थोड़ी कि सिस्टम के अंदर एक ही साइकिल होगी, हो सकता है कि 2 साइकिल बन जाए, 3 साइकिल बन जाए, 4 साइकिल बन जाए, 10 साइकिल, 50 साइकिल हो जाए। ठीक है। तो पीरियडिकली इन्वोक करने से क्या होगा, प्रॉब्लम है वो जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो जितनी नंबर ऑफ साइकिल्स कम होंगी उतना ही ज्यादा इजी होगा डेडलॉक को ओवरकम करना। ठीक है। अगर नंबर ऑफ साइकिल्स ज्यादा हो जाएंगी तो वहां पे डेडलॉक को ओवरकम करना क्या हो जाएगा, उतना ही टिपिकल हो जाएगा। ठीक है जी। तो जो ये एल्गोरिथम है, इसको एक साइकिल को आइडेंटिफाई करने के लिए अनस्क्वेयर ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। अनस्क्वेयर, अन क्या है आपका, जो नंबर ऑफ आपके नोड्स है सिस्टम के अंदर, जो आपका जो ग्राफ आप डिजाइन कर रहे हो, वेट फॉर ग्राफ, उसके अंदर जितने नोड्स हैं उसके स्क्वेयर जितने क्या होंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे एल्गोरिथम को, तब जाके कहीं एक साइकिल का आइडेंटिफिकेशन होगा। ठीक है जी। तो जितनी ज्यादा साइकिल होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, कंप्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए पीरियडिकल सर्चेज अप्लाई करने पड़ेंगे एल्गोरिथम के, ताकि जो डेडलॉक है उसको एज सुन एज पॉसिबल हम क्या कर सकें, डिटेक्ट कर सकें। ठीक है जी। देखो, ये आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। ठीक है। तो उस इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से हम क्या बनाएंगे, एक वेट फॉर ग्राफ बनाएंगे। ये इससे वेट फॉर ग्राफ बना दिया जी। वेट फॉर ग्राफ हमने क्या बताया था, जो प्रोसेस टू प्रोसेस क्या करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, यानी कि सिर्फ प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर हम, थ्रो एजेस। ठीक है। और एज कहाँ पे इंसिडेंट होगी, मान लो P1 प्रोसेस P2 प्रोसेस के लिए वेट कर रही है कि वो रिसोर्स को फ्री करे और मैं एग्जीक्यूट करूं, तो P1 से P2 के ऊपर क्या होगा, डायरेक्टेड एज जाएगी। अब देखो, इस ग्राफ के अंदर P1 प्रोसेस R1 के लिए क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, जो कि एलोकेटेड है P2 को, यानी कि इनडायरेक्टली P1 किसके ऊपर डिपेंडेंट है, P2 प्रोसेस पे। P2 के लिए वेट कर रही है कि ये जब फ्री करे इस रिसोर्स को तो मैं एग्जीक्यूशन करूं। तो P1 से डायरेक्टेड एज किस पे जाएगी, P2 के ऊपर। इसी तरीके से P2 किसके ऊपर है, P5 के ऊपर, तो P5 के ऊपर एज चलेगी। ठीक है जी। और P2 इधर किसकी तरफ, किसके लिए वेट कर रही है, P3 प्रोसेस के पास जो रिसोर्स है उसके लिए, तो P2 से P3। ठीक है जी। और P2 किसके लिए वेट कर रही है, P4 के पास रिसोर्स है उसके लिए भी, तो P2 से किसके पास जाएगा, P4 के पास भी जाएगा। और P3 भी वेट कर रही है इस R5 रिसोर्स के लिए, जो कि P4 के पास है, तो P3 से P4 के पास भी कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। और P4 से P1 के पास, क्योंकि R2 रिसोर्स किसके पास है, P1 के पास, जो P4 को चाहिए। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, जो आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ था उसमें से आपने क्या डिजाइन कर लिया, आपने वेट फॉर ग्राफ क्या बना दिया जी, वेट फॉर ग्राफ। अब आप इसके अंदर चेक करोगे कि भाई कहीं पे कोई साइकिल तो इसके अंदर ड्रॉ नहीं हो रही है। इफ देर इज ए साइकिल तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन ऑफ डेडलॉक। एंड इफ देर इज नो साइकिल तो डेडलॉक इज नॉट देयर इन द सिस्टम। तो आप देखो, P1 से P2 पे जा रहा है, P2 से P4 पे जा रहा है, P4 से वापस P1 पे आ गया। तो ये क्या हो गई जी, एक
साइकिल बन गई सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये क्या हो गया, एक साइकिल क्रिएट हो गई, तो यानी कि देयर इज चांसेस ऑफ डेडलॉक इन द सिस्टम। ठीक है जी। तो क्या होगा, अब इसको ओवरकम करने का क्या तरीका है, बहुत ही सिंपल सी चीज है भाई। P1 प्रोसेस P2 पे डिपेंड कर रही है, P2 प्रोसेस P4 पे डिपेंड कर रही है, और P4 प्रोसेस P1 के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक प्रोसेस है उसको हम क्या करवा देंगे, रोल बैक करवा देंगे। ठीक है जी, क्या करवा देंगे, किसी भी एक प्रोसेस को हम रोल बैक करवा देंगे। मान लो इसमें से कोई भी एक प्रोसेस रोल बैक हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, आपकी साइकिल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और डेडलॉक आपका नहीं आएगा सिस्टम के अंदर। ठीक है जी। मान लो इसके अंदर P1 के पास जो रिसोर्स है, मान लो P1 को रोल बैक कर दिया हमने, तो P1 के पास जो रिसोर्स था वो P4 को चाहिए, तो P4 को मिल जाएगा, P4 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगी। P4 कंप्लीट करते ही P4 के पास जो रिसोर्स है वो P2 को मिल जाएगा, और P2 भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगी। ठीक है जी, तो आपका जो डेडलॉक की जो जो सिचुएशन है वो अराइज नहीं होगी सिस्टम के अंदर। ठीक है, साइकिल फॉर्म होनी चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हो कि P2 से P4 पे भी है, P2 से P3 पे भी है, P3 से P4 पे है, तो ये साइकिल नहीं है। P2 P3 P4 की कोई साइकिल नहीं है। तो ये साइकिल क्या होनी, साइकिल तब होती जब P2 P3 पे डिपेंड कर रहा है और P3 P4 पे, यहाँ तक तो सही है। लेकिन अगर P4 P2 पे डिपेंड कर रहा था, यानी कि एरो की डायरेक्शन P2 P4 से P2 पे होती, तो ये भी एक दूसरी साइकिल हो जाती सिस्टम के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, P2 से P4 के ऊपर डायरेक्टेड एज है, इसका मतलब क्या है, ये एक साइकिल फॉर्म नहीं होती। ठीक है जी, इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इफ देर आर सेवरल इंस्टेंसेज ऑफ रिसोर्स टाइप, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, बैंकर्स एल्गोरिथम यूज करेंगे, और उसको यूज करके हम वही एल्गोरिथम आपकी, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ी थी, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे जी, आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, उसके अंदर क्या था कि आपका सेफ सीक्वेंस जनरेट हो रहा था, क्योंकि वहां पे हम डेडलॉक अवॉइडेंस की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम डेडलॉक डिटेक्शन की बात कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ चेक करना है कि भाई कहीं पे कोई डेडलॉक तो अराइज नहीं हो रहा है, तो सेम प्रोसीजर ही फॉलो होगा उसके अंदर। जैसे ही अगर मान लो कोई ऐसी कंडीशन मिलती है कि कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही सिस्टम के अंदर, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो ये दिखा रखा, इफ फिनिश इज इक्वल टू फॉल्स फॉर सम आई, यानी किसी भी आई क्या है, कोई भी एक प्रोसेस है, तो किसी भी प्रोसेस के लिए अगर उसका फिनिश क्या है, फॉल्स है, यानी कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही, तो सिस्टम क्या है, द सिस्टम इज इन डेडलॉक स्टेट। ठीक है जी, क्लियर है। यही अवॉइडेंस और डिटेक्शन में सिर्फ इतना ही है कि आपको इसके अंदर क्या करना है, एक ऐसी स्टेट आइडेंटिफाई करनी है जो क्या, जिसके अंदर कोई एक प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो वो आपकी डिटेक्शन के अंदर यूज हो जाएगी। ठीक है जी, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। ये उसका एग्जांपल दिया है वैसे ही। ठीक है, तो डिटेक्शन एल्गोरिथम का यूसेज बता रहा है। यूसेज का मतलब क्या है कि उसको यूज कब करना है, कैसे यूज करना है, तो व्हेन एंड हाउ ऑफन टू इन्वोक। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ ऑफन ए डेडलॉक इज लाइकली टू अकर, यानी कि सिस्टम के अंदर व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ डेडलॉक। भाई एक तो ऐसा हो कि सिस्टम आपका बार बार ही हैंग होने लग रहा हो, तो आप उसी हिसाब से क्या करते हो, एल्गोरिथम अप्लाई करते हो। ठीक है, एक ऐसा हो कि भाई 2-4 दिन में एक बार डेडलॉक अगर हो रहा है, एक आध बार सिस्टम हैंग हो गया, तो आप उस चीज को अलग तरीके से आइडेंटिफाई करते हो, तो उसी हिसाब से एल्गोरिथम भी इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डेडलॉक तो कहीं महीने में एक बार हो रहा है और एल्गोरिथम को आप 24 घंटे में 50 बार रन करवाने लग रहे हो, तो उसका क्या फायदा है, वो सिस्टम के ऊपर ओवरबर्डन होता है। ठीक है जी, ये चीज उसकी अकरेंस की फ्रीक्वेंसी आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, डेडलॉक कितना फ्रीक्वेंटली आपके सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, दूसरा आपको ये देखना पड़ेगा, हाउ मेनी प्रोसेसेस विल नीड टू बी रोल्ड बैक। ठीक है जी, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितनी प्रोसेसेस को रोल बैक करना पड़ेगा उस
डेडलॉक को ओवरकम करने के लिए। ठीक है जी। तो जनरली जो चीज है वो क्या है, 1 फॉर ईच डिसजॉइंट साइकिल, यानी कि एक साइकिल के अंदर एक प्रोसेस को अगर हम रोल बैक कर देंगे तो आपका जो डेडलॉक है वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसलिए हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस के बेसिस के ऊपर हमें एल्गोरिथम को रन करवाना है। ऐसा नहीं हो कि डेडलॉक तो अराइज हो रहा है हर 2 मिनट के अंदर और एल्गोरिथम रन हो रही है हर 2 घंटे में, तो क्या होगा, 2 घंटे में तो फिर इतनी साइकिल्स क्रिएट हो जाएंगी, सिस्टम इतना कम्प्लेक्स हो जाएगा कि पूरा पूरा सिस्टम ही क्या हो जाएगा, आपका होल्ट हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा प्रोसेसेस को रोल बैक करना पड़ेगा, आपको सस्पेंड करना पड़ेगा प्रोसेसेस को उसको ओवरकम करने के लिए। यानी कि जितना ज्यादा डिले इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेडलॉक उतना ही ज्यादा लॉस इन द सिस्टम्स परफॉर्मेंस। ठीक है जी। अब बात करते हैं जी रिकवरी की। आपने डिटेक्ट कर लिया तो उससे रिकवर करना है आपको सिस्टम को। तो रिकवरी के जी 2 मैकेनिज्म है आपके पास, एक प्रोसेस टर्मिनेशन और एक रिसोर्स प्रीएम्पशन। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम प्रोसेस टर्मिनेशन की बात करते हैं। तो प्रोसेस टर्मिनेशन का मतलब ये है कि जब भी आपके सिस्टम के अंदर डेडलॉक आ गया तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि किस किस प्रोसेस की वजह से डेडलॉक आ रहा है। आपने डिटेक्शन के अंदर देखोगे ना, तो वहां पे पता चलेगा कि कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है, किसको रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे। ठीक है, जिसके रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, इसका मतलब वो प्रोसेस डेडलॉक क्रिएट कर रही है सिस्टम के अंदर। तो आप क्या करोगे, जो प्रोसेस डेडलॉक क्रिएट कर रही है सिस्टम के अंदर, उस प्रोसेस को क्या कर देंगे जी, अबॉर्ट कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है जी। तो क्या होगा, सिस्टम आपका जो डेडलॉक की स्टेट है उससे रिकवर हो जाएगा, उससे बाहर आ जाएगा। तो इसके भी दो तरीके हैं। एक तो क्या है कि जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो सारी की सारी अबॉर्ट करते हैं हम एक साथ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका सिस्टम के अंदर लॉस ज्यादा होगा। आपका जो मान लो कोई प्रोसेस ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट कंप्लीशन पे पहुंची हुई होगी तो उसकी तो पूरी की पूरी प्रोग्रेस है वही सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, द बेस्ट वे इज टू टर्मिनेट द प्रोसेस इज 1 by 1 एट ए टाइम। यानी कि पहले एक प्रोसेस को टर्मिनेट करो, फिर आप चेक करो कि डेडलॉक ओवरकम हुआ है नहीं हुआ सिस्टम के अंदर। नहीं होता है तो फिर दूसरी प्रोसेस को टर्मिनेट करो। ठीक है जी। फिर भी नहीं होता है तो तीसरी प्रोसेस को करो। इस तरीके से आप 1 by 1 प्रोसेसेस को टर्मिनेट करते जाओगे जब तक कि सिस्टम डेडलॉक की स्टेट से बाहर नहीं आ जाती। ठीक है जी। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे जी कौन सी प्रोसेस को टर्मिनेट करें हम। ठीक है जी। तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, उसके पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई, सबसे पहले आप क्या देखोगे, प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है। अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है तो उसको आप बाद में एग्जीक्यूट करो, अबॉर्ट करवाएंगे, टर्मिनेट करवाएंगे। पहले आप लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस को क्या करवाएंगे, टर्मिनेट कराएंगे, क्योंकि वो क्या होती है, लेस यूजेबल होती है। ठीक है, उसके बाद क्या देखोगे आप, हाउ लॉन्ग प्रोसेस हैज कंप्यूटेड एंड हाउ मच लॉन्गर टू कंप्लीशन, कि भाई कितनी कंप्लीट हो चुकी और कितनी बाकी रहती है कंप्लीट होनी। अगर कोई ज्यादा कंप्लीट हो चुकी और थोड़ी कम रहती है एग्जीक्यूट होनी तो उसको आप टर्मिनेट नहीं कराएंगे। जिसकी प्रोग्रेस कम हुई है उसको पहले टर्मिनेट कराएंगे, जिसकी प्रोग्रेस ज्यादा हो चुकी उसको बाद में टर्मिनेट करेंगे अगर जरूरत पड़ती है तो। ठीक है जी। फिर आप देखेंगे द रिसोर्सेज द प्रोसेस हैज यूज्ड। रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई कौन से रिसोर्सेज, ऐसा नहीं है कि ऐसा है, मान लो कोई ए रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है हमें और किसी प्रोसेस को टर्मिनेट कर रहे हैं उसके पास ए रिसोर्स है ही नहीं, तो उसको टर्मिनेट करने से क्या फायदा, जिसकी वजह से डेडलॉक हो रहा है वो रिसोर्स फ्री नहीं होगा, तो फायदा क्या उस प्रोसेस को टर्मिनेट करने से। तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिस प्रोसेस को टर्मिनेट कर रहे हो उसके पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, क्या उन रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है सिस्टम के अंदर। अगर उनकी कमी है तो उस प्रोसेस को क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या जाता है आपका, रिसोर्सेज प्रोसेस नीड्स टू कंप्लीट। अब ये आइडेंटिफाई करेंगे जी कौन से रिसोर्सेज चाहिए प्रोसेस को, जो रिसोर्सेज कम है और वही किसी प्रोसेस को चाहिए तो हम उस प्रोसेस को क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, ताकि वो रिसोर्सेज की जो कमी है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए। ठीक है जी। फिर क्या करेंगे, हाउ मेनी प्रोसेसेस विल नीड टू बी टर्मिनेटेड। ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कितनी प्रोसेसेस को हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा डेडलॉक को ओवरकम करने के लिए। ठीक है जी। ये आइडेंटिफाई करेंगे इस प्रोसेस इंटरेक्टिव और बैच प्रोसेस, कि भाई कोई इंटरेक्टिव इंडिविजुअल प्रोसेस जो रनिंग है वो है या कोई बैच प्रोसेस है, यानी कि एक ग्रुप के अंदर जो
बैच बैच ऑफ प्रोसेसेस आते हैं, क्योंकि बैच की प्रोसेसेस क्या होते हैं, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, तो उनको हम अहमियत कम देंगे टर्मिनेट करने में, पहले जो अदर प्रोसेसेस होंगी उनको हम क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, क्योंकि बैच प्रोसेस को टर्मिनेट करने से पूरा पूरा बैच क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है जी। दूसरा है रिसोर्स प्रीएम्पशन। रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट करना स्टार्ट कर दे, प्रोसेसेस को टर्मिनेट ना करें, हम क्या करें, हम रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट करना स्टार्ट कर दें, यानी कि जो प्रोसेसेस होल्ड करके बैठी है रिसोर्सेज को, उनसे एक एक करके रिसोर्सेज फ्री करवाने स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो प्रोसेस डेडलॉक की सिचुएशन राइज कर रही है उनसे क्या कर लें, हम रिसोर्सेज प्रीएम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं, उनसे रिसोर्सेज लेना स्टार्ट कर दें, वापस रिसोर्सेज ले लें, फ्री करवा लें रिसोर्सेज उनसे, ठीक है, तो क्या होगा, उससे रिसोर्सेज फ्री होंगे तो हम जो अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे उनको दूसरी प्रोसेसेस को दे सकते हैं और वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेंगे और फिर और रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे। इस तरीके से हम वन बाय वन रिसोर्सेज को क्या करते हैं, प्रोसेसेस से प्रीएम्प्ट करवाते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम ऑफ डेडलॉक है वो रिकवर हो जाए, ठीक है जी। तो सेलेक्टिंग ए विक्टिम मिनिमाइज कॉस्ट, ये क्या कह रहा है, जो विक्टिम यानी कि ऐसा रिसोर्स हम चूज करेंगे जिससे क्या हो, जिसकी कॉस्ट ज्यादा ना पड़े, यानी कि जो ज्यादा लॉस ना राइज करे सिस्टम के अंदर, परफॉर्मेंस के अंदर, ठीक है जी, यानी कि जो रिसोर्स मिनिमम कॉस्ट का होगा उसको हम क्या करेंगे, प्रीएम्प्ट करेंगे पहले, ठीक है जी। दूसरा रोल बैक, रोल बैक करेंगे, रिटर्न टू सेफ स्टेट, एक ऐसी स्टेट के ऊपर रोल बैक करवाएंगे जहां पे क्या हो, सेफ स्टेट अराइज हो, ठीक है जी। तो रिसोर्स को क्या करवा देंगे, रोल बैक करवा के, और वहां से फिर क्या करवाएंगे, प्रोसेस को दोबारा से रिस्टार्ट करवा देंगे ताकि वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सके, ठीक है जी। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है, क्या, प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन, ठीक है जी, क्योंकि जब भी आपको रिसोर्सेज प्रीएम्प्ट करने के लिए कोई प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोसेस से हमें रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट करवाना है, ठीक है, फ्री करवाना है, अब हो सकता है कि हर बार वही प्रोसेस पकड़ी जाए, है ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि एक ही प्रोसेस बार बार पकड़ी जाए कि भाई उसी के रिसोर्सेज बार बार प्रीएम्प्ट करवाते रहे हम, तो क्या होगा, वो प्रोसेस तो कभी एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगी, तो होगी ना स्टारवेशन की प्रॉब्लम। तो दैट इज आल्सो रीजन, तो ये चीज भी ध्यान में देने की है कि भाई आप, ऐसा तो नहीं है कि एक ही प्रोसेस को बार बार आप रोल बैक, आप प्रीएम्प्ट करवा रहे हो उसके रिसोर्सेज, तो उसको भी आपको एग्जीक्यूट करवाना है, ये चीज भी ध्यान में देने की बात है, ठीक है, तो स्टारवेशन की प्रॉब्लम भी वहां पे आ सकती है इन रिसोर्स प्रीएम्प्शन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेडलॉक इन योर सिस्टम, इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी। इफ यू हैव डाउट तो यू कैन आस्क नाउ, एनी डाउट्स टिल नाउ।